पहले तो आजमगढ़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और पहले हम आप ही से जानना चाहते हैं, अभी आप पिछले चुनाव में भी आए थे और अभी आजमगढ़ आए हैं, तो आपको अभी कैसा लग रहा है? आजमगढ़ में तो हमको इतना पोटेंशियल दिखता है कि ये शहर एक बड़े रोजगार का केंद्र बन सकता है दुनिया भारत में। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी दोनों लोग आजमगढ़ आए थे और दोनों लोगों ने यही बात कहा कि आजमगढ़ में बहुत क्षमता है और आजमगढ़ को हमको पूरी तरह से एक ऐसा शहर बनाना है कि अभी जो ये देख रहे हैं, जितना अभी हुआ है, ये तो खाली ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। जब आगे 5 साल के लिए हम लोगों को अवसर मिलने जा रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा आजमगढ़ जो है वो एक ऐसा केंद्र बनेगा जहाँ से हजारों कलाकार निकलेंगे, जहाँ से आपको पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आकर के और फिल्में बना रहे हैं। अभी एक लंदन से आए किंग कुमार और उन्होंने आधी फिल्म यहाँ बनाई आजमगढ़ में और उसका जो बाकी का पार्ट था वो लंदन में उन्होंने बनाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल में 22 फिल्में शूट हुई है यहाँ, मतलब यहाँ 22 मंडल है और 22 मंडल में शूटिंग हो गई। तो पूज्य महाराज जी ने मुझे कहा भी था कि आप जो भी काम करेंगे वहीं रह के करेंगे। तो आने वाले दिन में आप देखेंगे कि जो मेरा आजमगढ़ है, कोई एक जगह नहीं, पूरा आजमगढ़ को ही फिल्म सिटी बना दूंगा मैं। और मैंने ये पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से जीत के मुंबई जाने वाला नहीं हूँ, मैं आजमगढ़ को ही मुंबई बनाने वाला हूँ। जो जिस किसी को भोजपुरी नहीं आती है उसके जुबान पर भी चढ़ जाता है और युवाओं को लगता है कि हम भी निरहुआ बन सकते हैं, जो आजमगढ़ से निकलकर मुंबई जाते हैं, वहाँ अपनी सफलता को तय करते हैं जी। तो वो उन युवाओं का जो सपना है वो आजमगढ़ में भी पूरा हो, इसके लिए आपके पास रोड मैप होना चाहिए कुछ। बिल्कुल, एकदम पूरा रोड मैप तैयार है। और सबसे बड़ी बात ये बा कि हमार भोजपुरी भाषा जो है ना, वो इतना मीठी भाषा है कि हम अगर कहीं कर्नाटक में चल जाएं, बंगाल में चल जाएं, गुजरात में चल जाएं, महाराष्ट्र में चल जाएं, तो वहाँ के लोकल लोग भी कहेला कि भोजपुरी फिल्म हम भी देखते हैं। तो हम पूछते कि समझ में आता है? बोले हाँ, देखते देखते अब सीख गए। और देखिए, ये भोजपुरी की मिठास है कि अभी एगो गाना आइल रहे, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया, और ये 1 महीने तक नंबर 1 पे ट्रेंड किया है पूरे दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी भाषा का क्रेज़ क्या है। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि हज़ारों निरहुआ इसी आजमगढ़ से निकलेंगे। ऐसे जितने कलाकार जो बनना चाहते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब यहीं आजमगढ़ में मिलेगा। क्योंकि आजमगढ़ में हम लोगों ने प्लान बना लिया है कि यहाँ डबिंग करनी है तो भी आजमगढ़ में हो जाएगा, आपको प्री प्रोडक्शन करना है वो भी यहाँ कर लेंगे आपको पोस्ट प्रोडक्शन करना है वो भी यहाँ कर लेंगे आपको शूटिंग करनी है वो भी कर लेंगे। मतलब पूरी फिल्म बनाने का जितना माध्यम है वो सब हम यहीं बना रहे हैं। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि कोई फिल्म बनाने के लिए अगर सोचेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ में सोचेगा। भोजपुरी का आलम यह है कि आप कि कैसे आपको काउंटर किया जाए। इसमें एक और सवाल मैं जोड़ूंगा, असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, जब नदी पार करके मैं गया, वो ट्रैवल बेल्ट है, वहाँ एक तरफ से दुकानें जितनी थी, हर दुकान में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े भोजपुरी के गीत बज रहे थे। तो ये आपके कंधे पे जिम्मेदारी है कि आजमगढ़ और आसपास पूर्वांचल के जो जिले हैं वहाँ के युवा निरहुआ बनने का सपना देख पाए। बिल्कुल, और वो सपना साकार हो रहा है, क्योंकि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से जब हम लोगों ने मांग रखी तो उन्होंने आजमगढ़ में ही संगीत विद्यालय बना दिया है, जहाँ नृत्य की शिक्षा, जहाँ गायन की शिक्षा, वादन की शिक्षा, सारी शिक्षा यहीं मिल रही है, आजमगढ़ में मिल रही है। एक समय था जब समाजवादी पार्टी को मौका दिया था लंबे समय तक आजमगढ़ ने, तो उन लोगों ने इसको आतंक का गढ़ बना दिया था। यहाँ माफियाओं को सह देते थे, गुंडों को सह देते थे। पर जब से हम लोग आए हैं, हम लोगों ने यहाँ विश्वविद्यालय बनवा दिया, यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, यहाँ पे रिंग रोड बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, बड़ी बड़ी ट्रेनें यहाँ से शुरू होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आजमगढ़ एक ऐसा हब बनने जा रहा है जहाँ आसपास के हमारे पूर्वांचल के जितने कलाकार हैं
उनको कहीं नहीं भागना पड़ेगा, सबको यहीं काम मिलेगा, सबको यहीं रोजगार मिलेगा और सब यहीं फिल्में करेंगे। दो उम्मीदवार है जो जनता इस फर्क को समझे और सुने। दोनों में एक ही फर्क है कि हार के भी मैं यहीं खड़ा था, जीत के भी साधारण है, और सब लोग कहने लगे हैं कि जनप्रतिनिधि कैसा हो निरहुआ उसका उदाहरण है। हम लोग हारते हैं तो भी यहाँ रहते हैं, जीतते हैं तो भी यहाँ रह के काम करते हैं, और वो अगर जीते तो भी भाग जाते हैं, हारे तो भी भाग जाते हैं, तो वो भगोड़े हैं, यही फर्क है। तो सिर्फ आप अपनी सीट तक केंद्रित हैं या पूर्वांचल के जो 14 सीटों पे चुनाव है उस सब पर भी आपने चुनाव प्रचार किया, वहाँ आपको कैसा लगा बीजेपी का माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, और अभी तो आज हमारे यहाँ चुनाव प्रचार जैसे खत्म होगा बाकी सीटों पे फिर हम लग जाएंगे जहाँ 1 तारीख को चुनाव है, और हम देख रहे हैं कि जनता में उत्साह इतना है कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो आजकल लोग नमस्ते नहीं कर रहे, बोले जय श्री राम। ये मतलब माहौल बदला है देश में, हर व्यक्ति जो है वो राममय हो गया है, और आप देखेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो बात कह रही है जनता, ये पूरी तरह से सत्य होने वाली है, और जनता ये भी कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। तो हीरो तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, लोगों के बीच रहना, लेकिन आपको लगता है जब आप आजमगढ़ छोड़ के मुंबई गए थे और आज उसमें ज़्यादा फर्क आया नहीं है? नहीं, फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मिट्टी में रहने वाले लोग हैं, हमने खेती भी किया है, हमने गाय भी चराया है, और हम यहाँ किसानी करके उसके बाद गए थे, तो वापस जब उसी में आए हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी हमसे मिलने आते हैं हमको लगता है कि हमारे चाचा आ गए, हमारे भैया आ गए, हमारी माँ आ गई, हमारी चाची आ गई, मौसी आ गई, सब परिवार ही दिखता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, दिक्कत किसको होती है? जो राजा के घर में पैदा हुआ है। वो कहते हैं अखिलेश यादव कि पता नहीं बीजेपी वाले गर्मी में क्यों चुनाव कराते हैं, उनको गर्मी लगती है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पूरा दिन दोपहरिया में पूरा खेत खलिहान में गांव में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। एक चीज़ आपने देखा होगा कि पार्टी के अगर कार्यकर्ता नेता हैं जहां चुनाव हो गया है सबको आजमगढ़ बुला लिया गया है, एक एक घर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को भेजा जा रहा है कि कैसे निरहुआ को हराया जाए। क्या इतनी बड़ी चुनौती आपने पेश कर दी है 1.5 साल में? बिल्कुल, देखिए जब जो जनता में रह के काम करेगा तो वो तो चुनौती पेश कर देगा। और हम लोग जब 19 में हारे थे उसके बाद भी आजमगढ़ रह रहे थे, और आजमगढ़ की बड़ी मांग थी विश्वविद्यालय, और वो जीते थे और 3 साल में कुछ नहीं किए और भाग गए छोड़ के। और हम लोग पूज्य महाराज जी के पास गए और हमने कहा आजमगढ़ की बड़ी मांग है, यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए महाराज जी, और उन्होंने पास कर दिया। वहाँ से भी कह रहे तुम वहीं हो? हम बोले हाँ महाराज जी वहीं हूँ, शूटिंग वहीं करता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, और उनकी ये मांग है वो लेके आया हूँ। तो जो यहाँ रह के काम करेगा वो तो चुनौती पेश कर ही देगा, क्योंकि ये लोग आज भी किस राजनीति में फंसे हैं? वो जो पुरानी राजनीति इनकी थी कि चुनाव में जाओ, जीतो चाहे हारो, प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आते हैं आजमगढ़, और फिर चुनाव में दिखाई देते हैं। इनके लिए मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अवते चुनाव फिर आए गिला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखाए गिला नेताजी। ये बहुरूपिये हैं, भगोड़े हैं, इनको अब आजमगढ़ एकदम से छोड़ देगा। ये जो आपने जवाब दिया, कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, लोगों ने कहा जो अब वो अपना घर बना रहे हैं आजमगढ़ में। बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर राजनीति में आपको रहना है तो राजनीति में आप आए हैं जनता की सेवा करने। आप खाली चुनाव जीतने के बाद भाग जाएंगे फिर आएंगे 5 साल बाद, तो ये जनता अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा राजनीति बदल दी है। वो कहते हैं कि आप सांसद बने हैं जी, तो आप अपने क्षेत्र में रहिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुर्सी खाली करिए, किसी और को मौका दीजिए। जब ऐसी राजनीति प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है तो ये भगोड़े लोग कहाँ टिकेंगे यहाँ? एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है, आप भी यादव परिवार से आते हैं, धर्मेंद्र यादव भी यादव परिवार से हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना ठप्पा ठोकते हैं कि ये वोट तो हमारा है। उस समुदाय में, उस वर्ग में आपने अपनी फुटप्रिंट को कितना बढ़ाया? बहुत बढ़ा दिया। आप सोचिए, एक ही छोटा उदाहरण देता हूँ, पूरा देश समझ जाएगा कि आजमगढ़ कितना बदल गया है। जब मैं 19 में आया था आजमगढ़, तो एक गाँव था, पूरा यादवों का गाँव था, और वो लोग गुस्से में थे कि यादव है, क्यों लड़ रहा है अखिलेश यादव से, तो वो लोग पत्थर चलाने लगे। ये 19 की घटना है। उसके बाद 19 में हम लोग हारे, अखिलेश यादव जी जीते और वो चले गए, आए नहीं। फिर मैं यहीं था, यहीं रह के काम कर रहा था, और उस गांव में भी अगर किसी को कोई काम पड़ा तो मेरे पास ही आया, क्योंकि मैं यहीं था। उसका काम भी किया, उसके घर की शादी पड़ गई तो वहाँ भी गया, कोई दुख में था तो वहाँ भी गया।
और उसी का नतीजा था कि 22 में हमने वो बूथ भी जीत लिया, उस गांव को भी हमने जीत लिया, और वो गांव भी अब मेरे साथ है। इस चुनाव में भी अभी हमारा वहाँ कार्यक्रम हो रहा था और वो लोग बोले कि हम आपके साथ खुश हैं और हम यादव हैं और आपके साथ हैं। तो ये परिवर्तन हुआ है आज। एक मनोरंजक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भगवान कृष्ण की शासन के लिए, और आप भी मुंबई गए, वो तो लौट कर नहीं आए द्वारिका वृंदावन फिर, लेकिन आप लौट कर फिर आए हैं अपने घर। ये अंतर है आप में और भगवान कृष्ण में, तो इसलिए जनता आपसे और ज़्यादा उम्मीद कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो आजमगढ़ है मेरे लिए इतना क्यों महत्व रखता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। इस आजमगढ़ ने मुझे स्टार बनाया। जब मैं नया नया गायकी शुरू किया था तो पहला जो टिकट का कार्यक्रम मेरा हुआ वो आजमगढ़ में हुआ। तो मुझे पता चला कि मुझे टिकट लेके लोग देखने आ रहे हैं। ये 2003 की बात है। और फिर यहाँ मेरे बहुत सारे कार्यक्रम होने लगे। चूँकि मेरे चाचा की शादी यहीं आजमगढ़ में हुई है, ननिहाल भी है मेरा, और मेरी दीदी की भी शादी यहाँ हुई है, मेरे जो मौसी का भी घर है यहाँ। तो बचपन से मुझे यहाँ आने का अवसर मिलता था, मैं यहाँ आता था, रहता था, और यहाँ पूरी तरह से मैं रच बस गया था। तो जब मुंबई में फिल्में करने लगा तो कोई अगर मुझे कहता था कि मुझे गांव का सीन शूट करना है तो मैं बोलता था अरे यार तो चलो आजमगढ़, यहाँ कहाँ मुंबई में तुम गांव दिखाओगे, मतलब लगेगा नहीं कि तुम यूपी बिहार का गांव दिखा रहे हो, भोजपुरी का कल्चर दिखा रहे हो। तो मैं लोगों को लेके आजमगढ़ आने लगा। 2008 से यहाँ शूटिंग शुरू कर दिया। मैं राजनीति में तो 19 में आया, 2008 से ही यहाँ शूटिंग शुरू किया और बहुत सारी फिल्में आजमगढ़ में हम लोगों ने किया। तो यहाँ के जितने कलाकार थे वो लोग बोले कि भैया आप सिनेमा तो बना ही रहे हैं, ये सब हमारी सड़क भी बना दीजिए। तो हम बोले अब कलाकार होके थोड़े बना के पाएंगे, उसके लिए तो राजनीति में आना पड़ेगा। और फिर पूज्य महाराज जी ने मुझे लाभ ही दिया। तो आज आजमगढ़ में सिनेमा भी बनाता हूँ, आजमगढ़ की सड़कें भी चमकाता हूँ, आजमगढ़ की जो समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरा भारत घुमा, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस से आजमगढ़ की कोई दूरी नहीं है, कहीं जर्किन नहीं है। अब अगर आजमगढ़ जी लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों से कनेक्ट होकर विकास की उड़ान ना उड़ सके तो ये विफलता आपकी मानी जाएगी? नहीं नहीं, उड़ेगा। देखिए सारा प्लान तैयार है। अभी महाराज जी आए थे 2 दिन पहले और उन्होंने कहा कि हम इसको औद्योगिक केंद्र भी बनाएंगे आजमगढ़ को। यहाँ उद्योग का भी पूरा स्कोप है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसके ठीक किनारे यहाँ पे हम लोग उद्योग धंधे भी लगाने वाले हैं। उसका पूरा रोड मैप तैयार है, महाराज जी ने पूरा प्लान कर दिया है। तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे पहले मास्टर प्लान जारी करवाया और पहले यहाँ पे महायोजना नहीं थी। तो जब महायोजना लागू हो गई तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा हवाई अड्डा है वहाँ से लेके और पीजीआई तक ये पूरा महायोजना में आ गया और ये तेजी से विकास करेगा। जैसे बनारस कर रहा है, गोरखपुर कर रहा है, उसी तर्ज पे हम आजमगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। धर्मेंद्र यादव का मैंने इंटरव्यू किया, घमंडी है। आपने 2019 में सुना होगा, निरहुआ भाई ने कहा था कि हमको तो ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते। नहीं, ऐसा नहीं था। डर है, खौफ है आपका, या आप पर हमला करने का इसके अलावा और कोई हथियार उनके पास नहीं? ऐसा है, देखिए क्या है, जो कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं कि उनको मोदी जी से नफरत है। किसी पत्रकार का नाम नहीं लेना आपको, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जिनको नफरत है मोदी जी से। अब क्यों नफरत है भगवान जाने। तो वो उस चुनाव में जब देखे कि ये तो ऐसे लड़ रहा है कि अखिलेश यादव भी यहाँ हार जाएंगे, तो पूरा प्लानिंग के साथ वो लोग एक किए इंटरव्यू। और मैंने उस इंटरव्यू में कुछ बात हो रही थी, उस बात में मैंने एक दिनकर जी की कविता पढ़ी और उस कविता के उस लाइन का वो अपने हिसाब से मतलब निकाल के और पूरा हेडिंग चलाने लगे, क्लिप चलाने लगे और पूरा देश को ये बताने की कोशिश किया कि मैं ऐसा कह रहा हूं। पर मैं जब पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि स्वातंत्र गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते हैं, जो नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। स्वातंत्र भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। बस मैंने तो ये कहा। अब इसको वो लोग इसका मीनिंग अपने हिसाब से चलाने लगे। ये कह रहा है कि विधि को मिटा देगा, विधि का विधान खत्म कर देगा, ये कर देगा। तो वो उनका प्रोपोगंडा था और मैं ऐसा मानता हूं कि देर सवेर लोगों को पता चल ही जाता है कि ये क्या चालबाजी इन लोगों ने किया था। ये ओवरऑल कंट्री को लेके कितनी सीट आप लोग जीतने जा रहे हैं? देखिए जो बात हम लोगों ने कहा है कि 400 पार कर रहे हैं, तो वो हवा में नहीं कह रहे हैं, ये धरातल की सच्चाई है।
थोड़ा सा भैया शांत हो ज्यादा जाइए नहीं कह रहे हैं, भैया, थोड़ा ज्यादा सीट गिना रहे हैं, लगता नहीं है ज्यादा है 400 सीट। नहीं ऐसा नहीं है, ये पूरा देश कह रहा है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे, ये तो जनता कह रही है। आपके कुछ मित्र भी चुनाव लड़ रहे हैं और खबरों में ये बनी रहते हैं वो भाजपा से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे मित्र हैं और मैं आपको देखिए कैमरे पे बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से चुनाव जीत के गया 22 में, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब मिला तो उन्होंने पहला ही सवाल मुझसे कहा कि अब आगे क्या, तो मैंने कहा पवन सिंह। मैंने खुद कहा था कि पवन सिंह को लाया जाए, बड़े कलाकार हैं, बहुत जनता प्यार करती है, मेरे मित्र हैं और उनको मौका मिला भी। पर जहाँ से वो लड़ना चाहते हैं वहाँ पहले से हमारा कोई बड़ा कैंडिडेट है जिनको हटाया नहीं जा सकता था। उसके बाद पवन जी की खुद की ये उनका खुद का फैसला है और लोकतंत्र में कोई भी फैसला ले सकता है, लड़ सकता है। एक आखिरी सवाल, ईश्वर माने जाते हैं सनातन में, जिनमें सत्य, अहिंसा, पराक्रम, प्रेम, परोपकार, न्याय सभी चीजों का अंश समाहित था। कैसे उनकी परिभाषा को अपने आप से जोड़ पाएंगे आप लोग, जिनका इतना विराट स्वरूप है, इतना विराट व्यक्तित्व है? हम लोग सिर्फ इतना ही मन में गुनते रहते हैं हर क्षण कि मैं कृष्ण के शरण में हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।